हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू फुल स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के बिहार बोर्ड फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये है इस चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग कवर किए थे प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या तथा अपवर्तनांक के बारे में डिस्कस किए थे। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में कि प्रिज्म किसे कहते हैं। प्रिज्म को इंग्लिश में हम लोग प्रिज्म ही बोलते हैं। तो प्रिज्म का जो डिफिनेशन है, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ होना चाहिए और दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को, पारदर्शक माध्यम हम लोग किसे कहते हैं, जिससे हम वस्तु को आर पार देख सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पारदर्शक माध्यम। तो यहाँ पे कह रहा है कि घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं, अर्थात किसी कोण पर, एक विशेष कोण पर झुका होगा समतल पृष्ठ होगा, जैसे कि यहाँ पे ये और ये दोनों समतल पृष्ठ है, इस विशेष कोण पर यहाँ पे झुका हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे। और यहाँ पे जो आपको यहाँ पे नाम दिख रहा है ए डैश, सी डैश, फिर बी डैश और फिर यहाँ पे ए बी सी, तो इन्हीं के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए इस यहाँ पे हम लोग तो पहले ये जान लिए कि प्रिज्म किसे कहेंगे। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ, और अपवर्तक पृष्ठ को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अपवर्तक पृष्ठ को रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यहाँ पे ये एफ है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस किसे कहते हैं। तो देखिए प्रकाश का आवागमन जिन दो फलकों से होता है उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे नाम लिख दी हूँ कि इसमें ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म में यहाँ पे आपको स्क्रीन पर एक प्रिज्म दिख रहा होगा, ये 3D है, यहाँ पे मैंने 2D बनाई हूँ। तो देखिए इसमें मैंने यहाँ पे नाम इसलिए लिख दी हूँ ताकि याद हो जाए कि इसमें अपवर्तक पृष्ठ कौन कौन सा होगा। तो देखिए प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिन दो फलकों से होता है, अर्थात प्रिज्म के जिन दो हिस्सों से होता है प्रकाश का आवागमन। आवागमन मीन्स आवाजाही होता है, अर्थात प्रकाश आती है फिर उसका प्रकाश का अपवर्तित होता है, तो उसी को बोलते हैं आवागमन। तो प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिन दो भागों से होता है उसे हम लोग अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। चित्र में ए बी, ए डैश बी डैश, ए सी और ए डैश सी डैश क्या है, हमारा अपवर्तक पृष्ठ है। तो यहाँ पे देखिए ए और बी है, यहाँ पे देखिए ए और बी है, यहाँ पे ए बी और फिर ए डैश और फिर बी डैश, ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड वाला। और फिर यदि हम इधर साइड वाली देखें लेफ्ट साइड में, तो इधर होगा, इधर हमारी हो जाएगी ए सी और ए डैश सी डैश, ए सी और फिर ए डैश सी डैश, ये हो गई हमारी लेफ्ट साइड, और ये होगी राइट साइड, और ये होगी हमारी लेफ्ट साइड, ए डैश बी डैश और ए बी लेफ्ट और ये राइट। अब देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी तो फिर ये माध्यम चेंज होने के बाद ये इसमें अपवर्तित हो जाएगी, यदि इससे आएगी तो फिर ये इधर निकल जाएगी। तो यही हो गया हमारा दो फलक, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। ये जो हमारा इस साइड में ए डैश बी डैश ए बी, तो इस साइड का ये हो गया, और इस साइड का ए डैश सी डैश और ए सी, ये हो गया हमारा अपवर्तक पृष्ठ। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट है, अपवर्तक कोण किसे कहते हैं। अपवर्तक कोण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज, रिफ्रैक्टिव एड्ज। अब इसे किसे हम कहते हैं, देखिए यहाँ पे अपवर्तक कोण है, तो अपवर्तक पृष्ठों को मिलाने वाली सरल रेखा को अपवर्तक कोण कहते हैं। अपवर्तक कोण मीन्स इज दैट कि जो अपवर्तक पृष्ठ होगी, अपवर्तक पृष्ठ को जो मिलाने वाली सतह होगी वो भी सरल रेखा होना चाहिए, तो उसी को हम लोग बोलेंगे अपवर्तक कोण, रिफ्रैक्टिंग एड्ज। तो यहाँ पे देखिए चित्र में है ए और ए डैश, तो देखिए यहाँ पे चित्र में ए और ए डैश हमारा अपवर्तक पृष्ठ है, ए और ए डैश। इसका हम लोग डिफिनेशन में पढ़े थे कि अपवर्तक पृष्ठ को मिलाने वाली, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा अपवर्तक पृष्ठ है ए डैश सी डैश ए सी, तो इसकी जो सामने वाली रेखा है ये सीधी रेखा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे अपवर्तक कोण, अर्थात ए और ए डैश हो गया इस प्रिज्म के लिए अपवर्तक कोण। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि अपवर्तक कोण हम लोग किसे कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप जो प्रिज्म का कोण, हमारा नेक्स्ट है कि प्रिज्म का कोण किसे कहेंगे, एंगल ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म का कोण को इंग्लिश में बोलेंगे एंगल ऑफ द प्रिज्म किसे कहते हैं। तो अपवर्तक पृष्ठ के बीच के कोण प्रिज्म का कोण कहलाता है। यहाँ पे कोण ए है।
अपवर्तक पृष्ठ के बीच का कोण, अर्थात जो हमारा अपवर्तक पृष्ठ है उसके बीच का जो कोण होगा उसे ही हम प्रिज्म का कोण बोलेंगे। यहाँ पे है कोण ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम में ये जो है हमारा अपवर्तक पृष्ठ, इसके सामने वाले तो ये जो अपवर्तक पृष्ठ है इसके बीच के जो हमारा ये कोण है, इसी कोण को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म का कोण, एंगल ऑफ द प्रिज्म, जिसे हम कोण ए से यहाँ पे डिनोट किए हैं। अब यहाँ पे देखिए इसी से जुड़े हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण अधिकतर 60 डिग्री का होता है। प्रिज्म का जो अधिकतर कोण होता है, अधिकतर अपवर्तक कोण, तो वो कितने डिग्री का होता है? अधिकतर वो 60 डिग्री का होता है। अर्थात ये जो है हमारा अपवर्तक कोण, ये हमेशा 60 डिग्री का होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये होता है एक समबाहु त्रिभुज। यहाँ पे देखिए ये एक त्रिभुज सा है, ये ABC एक त्रिभुज सा है, और ये हमारा होता है अब समबाहु त्रिभुज, इक्वालेटरल ट्रायंगल। इक्वालेटरल जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल, तो इसमें हमारा प्रिज्म का अपवर्तक कोण बेसिकली सामान्यतः जो हम लोग यूज करते हैं वो 60 डिग्री का ही होता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया इक्वालेटरल ट्रायंगल अर्थात समबाहु त्रिभुज, तो ये हमेशा होगा 60 डिग्री। अधिकतर जो हम लोग प्रिज्म यूज करते हैं तो वो होगा कितना? 60 डिग्री। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें प्रिज्म का आधार किसे कहते हैं? बेस ऑफ द प्रिज्म, अर्थात जो प्रिज्म हमारा बना हुआ है उस प्रिज्म का जो हमारा आधार होगा उसी को हम लोग बोलेंगे प्रिज्म का आधार। तो देखिए बेस ऑफ द प्रिज्म हम लोग किसे कहेंगे? अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ को प्रिज्म का आधार कहते हैं। अर्थात जो हमारा अपवर्तक कोण है जस्ट उसी के जो सामने वाला पृष्ठ होगा उसे हम लोग प्रिज्म का आधार बोलेंगे। तो चित्र में BC और B' हमारा है प्रिज्म का आधार, BC और B', तो यहाँ पे देखिए इस चित्र में BC और B', तो देखिए ये हो रहा हमारा B और ये C और ये C' और ये B'। तो चित्र में हमारा था BC और B' और C', BC, B', C', तो यही हो गया हमारा प्रिज्म का आधार। जिस पर प्रिज्म हमारा बना हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म का आधार। तो ये हो गई इसका जो ये B' था, A', C' और A और C और यहाँ पे B और यहाँ पे कोण, ये सब के बारे में आपको डिटेल में जानकारी हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए प्रिज्म की मुख्य काट, प्रिज्म की जो मुख्य काट होगा वो हम लोग किसे कहते हैं? प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। तो हम लोग प्रिज्म की मुख्य काट किसे कहेंगे? अपवर्तक कोण के लंबवत एक तल द्वारा प्रिज्म की काट को प्रिज्म की मुख्य काट कहते हैं। चित्र में ABC इसका क्या है? मुख्य काट है। अब हम आपको चित्र दिखाते हैं। ABC क्या है? हमारा मुख्य काट है। जो हमारा अपवर्तक कोण है जस्ट अपवर्तक कोण के लंबवत एक तल है, उसी तल को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म का मुख्य काट। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ABC है हमारा प्रिज्म की मुख्य काट, ABC यही क्या है? हमारा प्रिज्म का मुख्य काट है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं A', B', C', ये भी हमारा हो सकता है प्रिज्म का मुख्य काट। यहाँ पे क्या कहा गया है? अपवर्तक कोण के लंबवत। अब जो हमारा अपवर्तक कोण है ये A' और A, ये हो गया हमारा अपवर्तक कोण, और इसके लंबवत जो हम कोई तल एक यहाँ पे डाल देंगे, कोई एक तल अर्थात कोई लाइन खींच देंगे, तो वो हो गया हमारा प्रिज्म की मुख्य काट। यहाँ पे ABC हो सकता है, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं A', B', C', क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो प्रिज्म की मुख्य काट होती है वो समबाहु त्रिभुज होती है। समबाहु त्रिभुज मतलब सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा, अर्थात समबाहु त्रिभुज मतलब उसके जो भुजा होंगे वो बराबर होंगे, तो उसी को हम लोग बोलेंगे प्रिज्म के मुख्य काट। ABC इस प्रिज्म के लिए हम बोल सकते हैं ABC या फिर A', B' और C' बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, प्रिज्म का विचलन का कोण। तो देखिए प्रिज्म का विचलन का कोण हम लोग किसे कहेंगे? ये है हमारा प्रिज्म से संबंधित लास्ट पॉइंट। तो प्रिज्म का विचलन का कोण हम लोग किसे कहेंगे? प्रिज्म के विचलन का कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिवाइसन। तो देखिए प्रिज्म का विचलन का कोण हम किसे कहेंगे? आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को ही हम लोग बोलते हैं प्रिज्म का विचलन का कोण, अर्थात आपतित किरण तथा निर्गत किरण
तो यहाँ पे देखिए आपतित किरण और निर्गत किरण के जो बीच के कोण होगा उसी को हम लोग बोलेंगे प्रिज्म का विचलन के कोण। तो यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा एक प्रिज्म और इसमें हमारा एक यहाँ पे आपतित किरण गया हुआ है, ये है हमारा आपतित किरण। और ये है हमारा कांच और ये है हमारा वायु। ये है हमारा जो वायु है वो है सघन माध्यम, विरल माध्यम, और जो कांच है वो हो गया हमारा सघन माध्यम। वायु विरल माध्यम और कांच हमारा हो गया सघन माध्यम। तो जब यहाँ से देखिए ये जो प्रकाश है ये प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। अर्थात यहाँ पे देखिए ये है हमारा वायु और ये है कांच। तो वायु से प्रकाश कांच में प्रवेश कर रही है, अर्थात विरल से सघन में हमारा प्रकाश प्रवेश करती है। तो देखिए हमारा ये हो गया विरल और ये हो गया हमारा सघन। तो जब इसमें से प्रकाश इसमें आएगी तो यहाँ पे जब ये इसमें आएगी यहाँ पे माध्यम चेंज हो गया। ये वायु फर्स्ट माध्यम और ये जो प्रिज्म है वो सेकेंड माध्यम। तो जब ये सेकेंड माध्यम में आएगी तो यहाँ पे हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। और यहाँ पे जहाँ पे अपवर्तन हुआ है यहाँ पे हमने एक लंब डाल दी, अर्थात इसको हम अभिलंब भी बोल सकते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। तो यहाँ पे हमने एक अभिलंब डाल दी। हम लोग अभिलंब की परिभाषा पढ़े थे कि किसी बिंदु पर हम कहीं पर भी अभिलंब डाल सकते हैं। अर्थात अभिलंब का मतलब होता है कि हम किसी बिंदु पर एक सीधा लाइन खींच दे तो वही हो गया हमारा अभिलंब। वो लाइन हमारा एक टेढ़ा नहीं होना चाहिए, तो वो भी हो गया हमारा अभिलंब। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अभिलंब दे सकते हैं। आप यहाँ पे भी देखिए हम यहाँ पे भी अभिलंब दिए हैं। जब ये प्रकाश की जो माध्यम है ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई है तो हम यहाँ पे भी एक अभिलंब डाल दिए हैं। तो देखिए जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अर्थात ये रहा अभिलंब और ये प्रकाश की किरण गई है। जब ये माध्यम बदलेगी तो इसका अपवर्तन होगा। तो यहाँ पे देखिए ये किरण जाना चाहिए था इसको इस तरीके से सीधे। यहाँ पे मैंने आभासी बिंदु को जो डॉटेड करके रखी हूँ तो ये इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन अपवर्तित होकर ये अभिलंब की ओर, ये है अभिलंब, तो अभिलंब की ओर ये मुड़ गई। और फिर ये जो प्रिज्म है इसी प्रिज्म में ये अपवर्तित हो गई। और जब ये प्रिज्म से बाहर निकलेगी प्रकाश की किरण तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो गया सघन और ये हो गया विरल। तो जब फिर सघन से विरल में जाएगी तो आपको पता होगा कि जब सघन से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अर्थात जब ये इस माध्यम से सेकेंड माध्यम से इसमें निकली है, प्रिज्म से यहाँ पे वायु में निकली है तो ये अभिलंब से दूर हट गई है। यहाँ पे देखिए ये अभिलंब से दूर हट गई है और यहाँ पे मैंने एक अभिलंब डाल दी हूँ। अब देखिए ये हो गया हमारा आपतित किरण। और इस प्रिज्म में बात करें प्रिज्म और वायु में तो ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। यदि हम प्रिज्म वायु प्रिज्म और फिर वायु में बात करें जहाँ से ये आपतित किरण आई है और जहाँ निकली है, यदि हम इन तीनों में बात करें तो यहाँ पे जो हमारा निर्गत किरण होगा वो ये होगा हमारा निर्गत किरण। क्योंकि इसे प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो निर्गत किरण होती है वो किरण सबसे लास्ट में निकलती है। अर्थात जो हमारा क्रिया होता है वो सभी हम इसमें कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक आपतित किरण लाई, यहाँ पे अभिलंब डाली, फिर इसका जो आभासी बिंदु है ये सभी करने के बाद जो हमारा लास्ट में किरण निकला है इसी को हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। तो ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई निर्गत किरण और ये आपको पता है अभिलंब और ये भी अभिलंब। अब देखिए यहाँ पे ये आपतित किरण हो गया जिसका आभासी ये रहा, और ये हो गया जब ये जो हमारी किरण है ये हो गया निर्गत किरण। तो आपको लग रहा होगा कि ये जो निर्गत किरण है ये लगता है कि इधर से ये आ रहा है, अर्थात इसका आभासी हो गया ये किरण का आभासी ये हो गया। तो जब हम इन दोनों को मिला देंगे यहाँ पे तो यही हो गया हमारा एक कोण बन गया जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिज्म का विचलन का कोण। अर्थात आपतित किरण और ये रहा निर्गत किरण। तो आपतित किरण का यहाँ आभासी और निर्गत किरण का यहाँ आभासी, तो इन दोनों के बीच के कोण को ही हम लोग बोलते हैं विचलन का कोण। और एक बात और यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि जब अपवर्तक कोण अधिक होगा तो विचलन का कोण भी अधिक होगा। यदि अपवर्तक कोण कम होगा तो विचलन का कोण भी कम ही होगा। तो ये था हमारा प्रिज्म से जुड़े हुए जितने भी टर्म्स होते हैं उनको हम लोग में डिटेल में यहाँ पे जान लिए। अब हम देखते हैं जो प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में हम लोग क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटना घट सकती है। तो चलिए अब हम इसी पर बात करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग बतावे। तो प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में निम्नलिखित प्रमुख उपयोग है। हमारा फर्स्ट उपयोग है
जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाशतः विरल माध्यम से प्रकाशतः सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जैसा कि अभी मैंने आपको जस्ट पीछे बताई हूँ कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका सेकंड उपयोग है कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशतः सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अर्थात जब प्रकाश विरल से सघन में आएगी तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और जब इसका जब विपरीत होगा, सघन से ये विरल में जाएगी तो वह क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। और जब प्रकाश की किरण, इसका थर्ड पॉइंट है कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े अर्थात बिना विचलन के वह सीधी निकल जाती है। अर्थात जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर लंबवत पड़ेगी तो वह बिना विचलन के वो सीधी निकल जाएगी। तो इससे जो हमारा प्रीवियस क्लास था उसमें हम लोग ने डायग्राम के माध्यम से इसके बारे में अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो घटनाएं घटती है, जैसे कि मान लीजिए पानी की सतह पर रखी जो छड़ी होती है वो मुड़ा हुआ दिखता है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। पानी से भरी हुई जो बाल्टी होती है, बाल्टीन जो बकेट होती है, उसका भी जो पैंदी होता है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अर्थात जब हम नदी तालाब के किनारे बैठते हैं तो हमारा जो पैर होता है, यदि हम पानी में लटका कर बैठते हैं तो हमारा जो पैर होता है वो मुड़ा हुआ अर्थात छोटा दिखाई देता है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। अर्थात पानी में हम सिक्का डाल दें तो वो भी ऊपर थोड़ा अपनी वास्तविक सतह से ऊपर उठाई हुआ प्रतीत होता है, दिखता है, तो वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो पानी की सतह पर हम तिरछी छड़ी अगर डालेंगे तो वो मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पानी में अंशतः डूबी तथा तिरछी रखी हुई एक छड़ी सतह पर क्यों मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। अर्थात हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे है अंशतः। अंशतः का मतलब हुआ कि वह पूरी तरीके से डूबी हुई नहीं है, वो आधा ही डूबा हुआ है या फिर वो पूरी तरीके से नहीं डूबा हुआ है, इसी को बोलते हैं हम लोग अंशतः। तो पानी में अंशतः डूबी हुई तिरछी कोई सा स्टिक है, अर्थात जिसे हम छड़ी बोलते हैं, या फिर हम यहाँ पे पेंसिल का उदाहरण ले सकते हैं। तो जो हमारा पेंसिल होता है या छड़ी होता है वो पानी में मुड़ी हुई हमें दिखाई देती है। अर्थात ऐसा क्यों होता है, तो देखिए पानी में अंशतः डूबी तथा तिरछी रखी हुई एक छड़ी सतह पर मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। इसका मुख्य कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अर्थात जो ये जो तिरछी हमें दिखाई पड़ती है मुड़ी हुई एक स्टिक, तो इसका जो प्रमुख कारण होता है वो होता है प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे आपको डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा पानी है, ये एक मान लीजिए कोई सा बर्तन है और इसमें पूरा पानी से ये ओवर भरा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए ये कोई सा हमारा स्टिक है, जो ए बी है, ये कोई सा हमारा स्टिक है। अब ये स्टिक है, ये है हमारा वायु और ये है पानी। वायु हो गया हमारा विरल माध्यम और ये जो सघन माध्यम हो गया हमारा पानी, और ए बी है हमारा स्टिक। तो यहाँ पे देखिए जब ए बी हमारा स्टिक है तो ये मान लीजिए ये छोटा सा स्टिक है और इसमें हमने डाल दी, अर्थात तिरछी यहाँ पे मैंने डाली हूँ, तो ये पानी में आकर के मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अर्थात ये यहीं से मुड़ जाएगी, तो यहीं पे जो मुड़ेगी, तो ऐसा कैसे होता है। तो देखिए जब हमने इस छड़ी को इस पानी में हमने इस तरीके से यहाँ पे डाली हूँ, अर्थात ये ए बी, तो हमें पहले प्रतिबिंब बनाना होगा। तो दो किरण चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो देखिए ये जहाँ से प्रकाश की किरण ये आई है, अर्थात मान लीजिए ये किरण इस तरीके से आई है और फिर यहाँ होने के बाद इसी पानी में ये इसका अपवर्तन होगा, इसके प्रत्येक कान से, पानी के प्रत्येक कान से यहाँ पे अपवर्तन होगा। तो देखिए जब इसका अपवर्तन होगा तो ये किरण इस तरीके से चले जाएगी, और जब ये किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये अभिलंब से इस तरीके से दूर हट गई है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, हम यहाँ पे आँख बना लिए हैं, तो यहाँ पे आँख है, अर्थात जब हम यहाँ से देखेंगे इस छड़ी को यहाँ पे, तो ये क्या होगी, तिरछी हुई नजर आएगी। यहाँ पे हमने दो किरण ले लिए हैं, देखिए एक तो यहाँ से गई है और फिर एक और किरण हमने यहीं से ले ली है,
ओके, तो अब देखिए इस दोनों का जो आभासी किरण होगा, ये किरण लगेगा कि ये यहाँ से आ रही है, और इसका भी यदि हम आभासी मिलाएंगे तो ये भी लग रहा होगा कि ये इस बिंदु से आ रही है, अर्थात दोनों का आभासी इस बिंदु पर मिल रहा है। तो ये छड़ी क्या होगी, लगेगा कि इसको, ये तो है पूरे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद, इस बिंदु पर आने के बाद ये क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, अर्थात ये जो बी है ये है इसकी वास्तविक गहराई, और जो बी डैश है इसका हो गया ये प्रतिबिंब। अर्थात कोई व्यक्ति जब यहाँ से देखेगा इस छड़ी की, यहाँ पे ये जो नोक है यहाँ पे, तो उसको ये छड़ी यहीं पे दिखाई देगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहीं पे दिखाई इसको देगा, अर्थात जो हमारा ये होगा ये यहीं से ये छड़ी तिरछी दिखाई देगी, अर्थात टूटी हुई लगेगी, क्या ये जो छड़ी है ये हमें टूटी हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे देखिए यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हूँ कि यहाँ पे पानी में अंशतः डूबी तथा तिरछी रखी हुई एक छड़ी या बोल सकते हैं पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। इसका तो प्रमुख कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। अब माना ए बी क्या है, छड़ी है तथा जो अंशतः पानी में डूबी या तिरछी हुई रखी है। अंशतः का मतलब वो पूरी तरीके से उसमें डूबी नहीं है, अर्थात वो पूरी तरीके से नहीं डूबी है, वो अंशतः वहाँ पे रखी गई है। तो ये है ए बी एक छड़ी है जो अंशतः पानी में तिरछी हुई रखी गई है। छड़ी के सिरे बी से आती प्रकाश की किरणें सतह पर पानी से हवा में जाती है, अर्थात छड़ी के बी से आती प्रकाश की किरण, ये जो छड़ी है इसके बी से जो आती हुई प्रकाश की किरण है ये है, मान लीजिए हमारा हवा है, वायु है, तो बी से जो हमारी किरण जाती है ये हवा में जाती है, हवा में जाती है और इसीलिए अभिलंब से दूर हट जाती है। और ये अभिलंब से दूर हट जाती है क्योंकि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यदि यही किरण विरल से आती सघन में तो अभिलंब से यहाँ पे जो अभिलंब है इसी की ओर मुड़ जाती, लेकिन यहाँ पे उल्टा बात हो रहा है, सघन से विरल में जा रहा है प्रकाश की किरण, इसीलिए अभिलंब से दूर हट जाती है। आँख को ये किरण बिंदु बी डैश से आती हुई प्रतीत होती है, अर्थात यहाँ पे कोई व्यक्ति है जिसको ये बिंदु है ये बी डैश से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे देखिए इसका जो आभासी है ये यहाँ पे है, तो ये बी डैश से आती हुई प्रतीत होती है। अतः बी डैश बिंदु बी का क्या है, प्रतिबिंब है। ये जो बी है और बी डैश क्या है, बिंदु बी का क्या है, इसका प्रतिबिंब है, अर्थात इमेज है जो कि आभासी है। अर्थात प्रकाश के अपवर्तन के कारण छड़ी पानी में मुड़ी हुई, अर्थात वो हमें टूटी हुई प्रतीत होती है। यही कारण है कि जो पानी होता है उसमें जो हमें तिरछी हुई कोई सा स्टिक उसमें हम डालते हैं तो वो क्या होती है, मुड़ी हुई हमें दिखाई पड़ती है। इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं आप, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ता है। ये ऐसा क्यों होता है, जो हमारा कोई बकेट होता है वो हम पानी से भर देते हैं तो उसकी जो गहराई होती है वास्तविक आकार से कुछ ऊपर उठा हुआ उसकी पैंदी हमें दिखाई पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे बकेट बना ली हूँ इस तरीके से, और ये हो गया हमारा वायु यहाँ पे, और ये हो गया हमारा पानी से भरा हुआ एक बकेट है। तो ये ऐसा क्यों होता है। फिर उसी तरीके से हमने यहाँ पे इस बकेट में यहाँ पे कोई इसका ये रहा इसका पैंदी, तो हमने इस पैंदी में यहाँ पे कोई सा बिंदु मान ली हूँ जिस बिंदु का नाम हमने यहाँ पे ओ रख ली हूँ। आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो अब देखिए जब इसमें कोई किरण आएगी, इसका हम पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पानी भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है क्योंकि यहाँ पे देखिए, क्योंकि चित्र में पानी से भरी बाल्टी की पैंदी पर एक बिंदु ओ से आती आपतित किरण पानी की सतह से वायु में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारी बाल्टी है ये बाल्टीन, इसका पैंदी पर एक बिंदु ओ है। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा ओ बिंदु है, एक ओ बिंदु है। ओ बिंदु से आपतित किरण पानी की सतह से वायु में जाने पर, अर्थात ओ बिंदु पर जो हमारी आपतित किरण आएगी, ये कौन सा किरण है, हमारा जो आपतित किरण है ये किरण पानी की सतह से वायु में जाएगी। ये हो गया हमारा पानी, ये जो बाल्टी है ये पूरा पानी से भरा है और ये हमने कोई यहाँ पे बिंदु ले ली, और जब आपतित किरण आएगी तो ये आपतित किरण पानी की सतह से वायु में जाएगी, फिर यहाँ से इसका अपवर्तन होगा, और जब ये फिर वायु में जाएगी फिर वही बात हो गया कि यहाँ पे सघन से फिर जाएगी ये विरल माध्यम में। तो ये क्या होगी, आपतित किरण जब आएगी जाने पर अभिलंब से दूर हट जाएगी।
जब ये सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, और जब ये अभिलंब से दूर हटेगी तो हमारे आंखों तक पहुंचती है। यह किरण ऐसा प्रतीत होता है कि बिंदु ओ से आ रही है, अर्थात ये जो किरण हमें प्रतीत होता है कि जो बिंदु है इसका प्रतिबिंब, यहाँ पे आप लोग ओ डैश लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ओ डैश है, तो हमारे आंखों तक पहुंचती है। यह ऐसा प्रतीत होता है कि बिंदु ओ डैश से आती हुई प्रतीत ओ डैश से आ रही है, अर्थात यहाँ पे देखिए इसका जो पेंदी है ये कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने दो किरण ली हूँ, ये आपतित किरण आया है, फिर इसका अपवर्तित हो गया है, और अपवर्तित होने के बाद ये दोनों किरण का जो हम आभासी मिलाएंगे वो यहाँ पे मिलेगा, तो ये हो गया ओ डैश, अर्थात ओ का ये क्या है, ओ डैश प्रतिबिंब है। तो लगेगा क्या, जो हमारा प्रतिबिंब है वो ओ डैश से आ रही है किरण, अतः बाल्टी की गहराई हमें कम मालूम पड़ती है। तो यही कारण है कि जो हमारी पानी भरी बाल्टी की गहराई होती है वो हमें कम मालूम पड़ती है। तो ये थी हमारे प्रकाश के अपवर्तन से जुड़ी जितनी भी जानकारी थी वो यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम देखते हैं लेंस के बारे में कि लेंस हमें लेंस का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, और हम लोग लेंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेंस। लेंस को इंग्लिश में हम लोग लेंस ही बोलते हैं, अर्थात लेंस हम लोग किसे कहते हैं। तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में लेंस का बहुत बड़ा, हम लोगों के दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है लेंस का। अब कैसे, मान लीजिए किसी व्यक्ति को दूर देखने की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, तो किसी व्यक्ति को निकट रखी वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, तो वो क्या करते हैं, इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे का उपयोग करते हैं। और जिस चश्मे में लगा होता है हमारा लेंस, और वो लेंस होता है हमारा कांच की बनी हुई लेंस हो सकती है, और वो लेंस हमारी हो सकती है या फिर उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं और अवतल लेंस को हम लोग कॉनकेव लेंस बोलते हैं। तो देखिए लेंस का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। लेंस का उपयोग जो हमारे कैमरे होते हैं उसमें भी लेंस का उपयोग किया जाता है, दूरबीन में भी लेंस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं माइक्रोस्कोप, उसमें भी लेंस का उपयोग किया जाता है। और सामान्यतः जो हमारी आँख होती है हम लोगों का, उसमें भी एक विशेष प्रकार का लेंस लगा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। अब देखिए वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उत्तल लेंस हम लोग चश्मे में लगाते हैं या फिर अवतल भी लगा सकते हैं, और फिर हम लोग दोनों लगा सकते हैं, दोनों चश्मे में। यदि किसी व्यक्ति को दूर देखने की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, निकट नहीं दिखाई पड़ती है, तो जब दूर नहीं दिखाई पड़ती है तो उसे कौन सा लेंस की ज़रूरत होती है, उत्तल लेंस की। निकट नहीं दिखाई देती है तो अवतल लेंस की। अब देखिए यहाँ पे यदि दोनों प्रॉब्लम होती है तो बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। बाइफोकल लेंस को इंग्लिश में हम लोग बाइफोकल लेंस ही बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए लेंस हम लोग जो जनरली यूज़ करते हैं वो दो प्रकार के लेंस होते हैं। वैसे तो यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ये दोनों का जो रूप होते हैं वो यहाँ पे तीन प्रकार के होते हैं, अर्थात तीन रूप होते हैं, उत्तल लेंस का भी और अवतल लेंस का भी। जिस तरीके से हम लोग ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तो वहाँ पे जो काम कॉन्वेक्स मिरर अर्थात उत्तल दर्पण कर रहा था वो काम यहाँ पे अवतल लेंस करेगा, और जो काम वहाँ पे अवतल दर्पण कर रहा था वो काम यहाँ पे उत्तल लेंस करेगा, अर्थात जस्ट उसका विपरीत है। तो देखिए हम लोग लेंस कहेंगे किसे, तो लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, उसे हम लोग लेंस कहते हैं। लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शिक माध्यम होता है, या फिर वो गोलीय हो सकता है या फिर वो वक्रता उसका तल हो सकता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। वो क्या होता है, एक निश्चित ज्यामितीय सतह से वो घिरा होता है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए दो प्रकार के लेंस होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के लेंस होते हैं। अब कौन कौन से लेंस होते हैं, देखिए हमारे जो फर्स्ट लेंस होते हैं वो होते हैं उत्तल लेंस, जिसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, और जो सेकेंड होता है उसे हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस। अब यहाँ पे हम लोग उत्तल लेंस किसे कहेंगे और हम लोग अवतल लेंस किसे कहेंगे, तो यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस हम लोग किसे कहेंगे, उत्तल लेंस को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो उत्तल लेंस में किनारे की अपेक्षा मध्य का भाग अधिक मोटा होता है, जिसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हम लोग ने लेंस पढ़ लिए थे। लेंस क्या होता है, लेंस होता है पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा, अर्थात दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है, अर्थात यहाँ पे देखिए ये हो गया दो निश्चित ज्यामितीय सतह, इसी से घिरा होता है, जिसे हम लोग लेंस कहते हैं। दो प्रकार के लेंस होते हैं उत्तल अवतल। उत्तल लेंस हम उसे कहते हैं जिसमें
किनारे की अपेक्षा मध्य का भाग अधिक मोटा होता है। अर्थात इस लेंस के लिए ये हो गया किनारे की अपेक्षा और ये हो गया इसका मध्य भाग, अर्थात ये हो गया इसका बीच वाला भाग। तो उत्तल लेंस में किनारे की अपेक्षा मध्य का भाग अधिक मोटा होता है। ये किनारा का अपेक्षा और ये मध्य का अपेक्षा, तो मध्य का भाग अधिक मोटा होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो किनारे का भाग है, इस किनारे के भाग से ये जो बिचला वाला भाग है ये क्या है, मोटा हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये होगी हमारी उत्तल लेंस। अब देखिए हम लोग अवतल लेंस किसे कहेंगे, कॉन्वेक्स लेंस है। तो देखिए अवतल लेंस के मध्य भाग की अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा होता है, जिसे हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस में मध्य भाग की अपेक्षा किनारे की भाग अधिक मोटा होगा, अर्थात ये रहा मध्य भाग और ये रहा इसका किनारे की भाग। तो ये दोनों भाग क्या होगा, इसका अधिक मोटा होगा। यहाँ पे देखिए ये भाग और ये भाग किनारे की अपेक्षा, यहाँ पे देखिए मध्य का भाग की अपेक्षा बीच के भाग, मध्य मतलब बीच का भाग, तो बीच के भाग की अपेक्षा किनारे की भाग अधिक मोटा होगा। ये किनारे वाला भाग अधिक मोटा होगा, तो वो होगा अवतल लेंस। अर्थात उत्तल लेंस में जो होगा किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा और इसमें बीच की अपेक्षा किनारे की भाग होगा मोटा, तो उसे हम लोग बोलेंगे अवतल लेंस। अब देख लेते हैं हम लेंस का जो द्वारक होते हैं जिसे अपर्चर बोलते हैं, तो लेंस का द्वारक हम लोग किसे कहते हैं। तो देखिए लेंस की वृत्तीय परिधि अर्थात लेंस के जो व्यास होते हैं, व्यास के द्वारक को बोलते हैं हम लोग अपर्चर, लेंस के वृत्तीय परिधि। तो देखिए लेंस का जो द्वारक होता है वो उत्तल में भी होता है और अवतल लेंस में भी होता है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने बिंदु यहाँ पे डिनोट कर दी हूँ, O है, फिर यहाँ पे ये सरल रेखा है, C2 है, C1 है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक आप यहाँ पे ये जान लीजिए कि ये है हमारा एक उत्तल लेंस और ये है हमारा एक अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस के जो वृत्तीय परिधि है उनके व्यास को हम लोग बोलते हैं लेंस के द्वारक। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ से लेकर के यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे इसका लास्ट होगा, अर्थात इस दोनों बिंदु का जो यहाँ पे बीच की दूरी है इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस का द्वारक। अर्थात जो हम लोग जैसे कि मान लीजिए कैमरे में जो होता है, हम लोग जब फ़ोटो खींच रहे होते हैं तो उसमें हम लोग फोकस दूरी को निर्धारित करते हैं। तो जहाँ पे फोकस दूरी को निर्धारित करते हैं तो वो हो गया उसका क्या, अपर्चर हो गया, अर्थात उसका द्वारक हो गया। तो यहाँ पे जितना प्रकाश ये लेंस है और लेंस के द्वारा जितना प्रकाश इसके अंदर जाएगी, तो इसके अंदर कहाँ तक प्रकाश जा सकती है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसके प्रकाश अंदर जा सकती है। तो यही हो गया लेंस का द्वारक। तो हम लोग उत्तल लेंस में भी देख सकते हैं और अवतल में भी देख सकते हैं। अवतल में भी प्रकाश यहाँ से भी जा सकती है और यह यहाँ से भी जा सकती है। ये दोनों लेंस का ये हो गया शुरू का बिंदु और ये लास्ट का बिंदु। तो यहाँ इसके बीच की जो दूरी है इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस का द्वारक, इंग्लिश में बोलते हैं अपर्चर। तो ये हो गया हमारा लेंस का द्वारक। अब हम लोग देखते हैं उत्तल लेंस के 3 रूप होते हैं और अवतल लेंस के कौन कौन से 3 रूप होते हैं। अब देखिए उत्तल लेंस के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से उत्तल लेंस के 3 रूप होते हैं। फर्स्ट होते हैं उभय उत्तल लेंस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं विनो कॉन्वेक्स उभय उत्तल लेंस। सेकेंड होता है समतुल्य उत्तल प्लेनो कॉन्वेक्स, इंग्लिश में बोलते हैं समतुल्य उत्तल को प्लेनो कॉन्वेक्स। थर्ड होता है अवतुल्य उत्तल को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकैवो और कॉन्वेक्स, अर्थात दोनों हो सकता है इसमें, अवतल भी और उत्तल भी। तो देखिए हम लोग इसका जो फर्स्ट है उभय उत्तल, तो उभय उत्तल हम लोग किसे कहेंगे, जिसके दोनों तल उत्तल हो उभय उत्तल लेंस कहते हैं, अर्थात तो दोनों तल उत्तल होना चाहिए। उत्तल में क्या होता है कि किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों तल उत्तल हो, ये भी तल और ये तल दोनों क्या होना चाहिए, उत्तल होना चाहिए, उसे हम उभय उत्तल कहते हैं। अब देखिए इसका सेकंड है समतुल्य उत्तल प्लेनो कॉन्वेक्स। तो देखिए समतुल्य उत्तल में क्या होता है, जिसका एक तल समतल हो और दूसरा होगा वो उत्तल तल होगा, तो उसे हम बोलेंगे समतुल्य उत्तल। समतुल्य उत्तल नाम से स्पष्ट है, समतुल्य उत्तल फर्स्ट जो तल होगा वो समतल होगा और जो सेकंड होगा वो उत्तल होगा। तो यहाँ पे देखिए समतल, ये हो गया हमारा समतल, ये जो हम लकीर खींच दिए हैं ये हो गया समतल, और जो दूसरा होना चाहिए दूसरा तल वो होना चाहिए उत्तल। तो देखिए उत्तल लेंस में ये जो हमारा तल है इसी प्रकार से हमारा तल होना चाहिए, तो ये हो गया हमारा उत्तल। तो देखिए
जिसका एक तल समतल दूसरा तल उत्तल। एक तल हो गया समतल और दूसरा हो गया उत्तल की तरह, तो ये हो गया हमारा समतलो उत्तल। अब देखिए जो इसका थर्ड है अवतलो उत्तल। अब अवतलो उत्तल में क्या होगा कि जिसका एक तल अवतल और दूसरा तल उत्तल हो उसे अवतलो उत्तल लेंस कहते हैं। एक तल अवतल होना चाहिए और दूसरा तल उत्तल होना चाहिए, अर्थात ये तल अवतल, यहाँ पे फर्स्ट में है अवतल, तो ये हो गया अवतल और ये हो गया उत्तल, तो इसे हम लोग बोलेंगे अवतल उत्तल। अब देखिए यहाँ पे समतल नहीं कह रहा था, यहाँ पे समतल कह रहा था, इसीलिए हमने ये जो लकीर यहाँ पे खींची हूँ ये सीधा खींची हूँ, क्योंकि यहाँ पे समतल कह रहा था, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अवतल हो और दूसरा तल उत्तल हो। तो अवतल हो इसका मतलब ये हो गया इस तरीके से। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जो लास्ट में एक डायग्राम बनाई हूँ, यहाँ पे देखिए देख सकते हैं ये क्या है, एक अवतल तल है। तो इस तरीके से एक तल होना चाहिए अवतल तल। यहाँ पे समतल तो है नहीं कि हम यहाँ पे सीधे खींच दें, इस तरीके से होता है अवतल तल का, अर्थात जो अवतल लेंस होता है वो इस प्रकार से होता है जैसे कि पीछे में मैं आपको बताई हूँ। तो ये हो गया इसका अवतल तल। तो इसी प्रकार से यहाँ पे इसका भी तल होना चाहिए। तो देखिए ये हो गया हमारा अवतल तल, और उत्तल का तो आपको पता ही होगा कि जो उत्तल होगा इस तरीके से उत्तल का तल होगा, बीच के अपेक्षा किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होगा, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। तो ये हो गया अवतल उत्तल। तो ये था उत्तल लेंस का 3 रूप। अब यहाँ पे देखते हैं अवतल लेंस के 3 रूप। अब अवतल लेंस के कौन कौन से 3 रूप होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट है उभय या वतल। उभय या वतल को इंग्लिश में बोलते हैं वाई कॉनकेव। वाई कॉनकेव मीन्स यहाँ पे हो रहा है कि उभयता वतल। उभय या वतल, उभय या वतल मीन्स वाई कॉन्वेक्स किसे कहेंगे, जिसके दोनों तल अवतल होंगे उसे हम लोग कहेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों तल अवतल है, अर्थात जैसा हम लोग अवतल तल पर अवतल लेंस बनाते हैं उसी तरीके से ये हो गया हमारा उभयावतल। अब इसका जो सेकंड है समतलावतल। समतलावतल प्लेनो कॉनकेव। अब हम सेकंड देखते हैं कि समतलावतल हम लोग किसे कहेंगे। तो देखिए इसका जो हमारा सेकंड है वह है समतलावतल। समतलावतल हम लोग किसे कहेंगे, जिसका एक तल समतल हो और दूसरा तल अवतल हो। तो जैसा कि हमने उत्तल में भी देखे थे, एक तल समतल हो, समतल मीन्स वो जो हमारा लकीर हम खींचेंगे वो सीधा होना चाहिए, तो हो गया समतल। तो एक हमने समतल खींच दी और दूसरा अवतल होना चाहिए, तो दूसरा अवतल लेंस यहाँ पे हमने बना दी, तो दूसरा हो गया अवतल, अर्थात ये हो गया समतलावतल। ये क्या है, रूप है, लेकिन हम लोग जनरली जो यूज करते हैं ये आपको जानना था तो हमने यहाँ पे बता दी। लेकिन हम लोग जो जनरली यूज करते हैं वो 2 ही लेंस करते हैं, एक तो उत्तल करते हैं एक अवतल करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा समतलावतल। अब इसका जो थर्ड रूप है वो है उत्तलावतल। उत्तलावतल हम लोग किसे कहते हैं, जिसका एक तल उत्तल और दूसरा तल अवतल हो, अर्थात एक तल उत्तल हो और दूसरा अवतल हो। अवतल तो इसी प्रकार से बनाएंगे और उत्तल का भी जो हमारा तल होता है वो इस प्रकार से होता है, किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है। तो ये हो गया हमारा उत्तलावतल। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यही जो लेंस होता है इसका जो वक्रता केंद्र होता है, मुख्य अक्ष होता है, जैसा कि हम लोग प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में पढ़े थे, मुख्य अक्ष जो प्रधान अक्ष होता था, वक्रता त्रिज्या होता था, वक्रता केंद्र होता था, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी लेंस में भी वो सभी प्रकार की चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यदि इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।